नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्यावरण की अगली क्लास में। और जो आपका टॉपिक था भूकंप, हमने जो कुछ कल पढ़ा उसके आगे का या जो हमने पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम जो कुछ आपका भूकंप के अंतर्गत जो टॉपिक रह गया है भूकंप के प्रमुख जोन उनके बारे में, तथा इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि हमारी जो क्लास इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी वो किसी कारणवश अभी नहीं हो रही हैं, परंतु आपके शहर छतरपुर में जो ऑफलाइन क्लासें हैं उनका या उनकी शीघ्र ही शुरुआत होने वाली है। जो भी छतरपुर और उसके आसपास के लोग हैं वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें और हमारे ऑफिस में आकर संपर्क करें। तो जो हमारा अगला टॉपिक है भूकंप, उसमें हमने कल पढ़ा भूकंप की परिभाषा। भूकंप किसे कहते हैं? भूपर्पटी में अचानक आई कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। इसके कारण मानवीय कारण होते हैं और प्राकृतिक कारण। यदि भूकंप की बात करें तो भूकंप में मुख्य रूप से दो प्रकार की किरणें निकलती हैं आपकी। प्राथमिक जो आपका भूकंप है इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक तरंगे, इन्हें प्राथमिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तरंगें रिएक्टर स्केल पर सबसे पहले प्राप्त होती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। तथा जो दूसरी तरंग है या जो तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद प्राप्त होती हैं उन्हें द्वितीयक तरंग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक वेव और सेकेंडरी वेव। प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग में मुख्य अंतर यह है, जो आपकी प्राथमिक तरंग है यह तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, गमन कर सकती। वहीं यदि द्वितीयक तरंग की बात करें, द्वितीयक तरंग की बात करें तो यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती। अर्थात जो प्राथमिक तरंग है वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में से गुजर सकती है, वहीं द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गमन कर सकती है। यदि इनकी गति की बात करें तो जो प्राथमिक तरंग है इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं जो आपकी द्वितीयक तरंग है इनकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कहीं कहीं पर इनकी गति आपको 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड भी मिल सकती है। अगला है प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। जो तीसरी और जो प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग है इन्हें बॉडी वेव या काया तरंग भी कहते हैं। काया तरंग भी कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक को, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। इन्हें काया तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति भूकंप के केंद्र से होती है या भूपर्पटी के नीचे जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है वहीं से प्राथमिक और सेकेंडरी वेव उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें काया तरंग के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी तीसरी तरंग होती है जिसे एल तरंग या लव वेव या लव तरंग भी कहते हैं। जो एल तरंग है यह मुख्य रूप से भूपृष्ठ के नज़दीक उत्पन्न होती है और इनकी जो गति होती है 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तथा यदि नुकसान की बात करें तो प्राथमिक तरंगों से सबसे कम नुकसान और वहीं जो द्वितीयक तरंग है इनमें
प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा ज़्यादा नुकसान, और आपकी जो एल तरंग है इनके माध्यम से सबसे अधिक नुकसान या सबसे अधिक यह तरंगें नुकसान करती हैं या सबसे अधिक खतरनाक तरंगें एल तरंगें होती हैं आपकी। तो ये आपकी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग, ये थे मुख्य रूप से जो आपका भूकंप है उनमें उत्पन्न होने वाली तरंगें। इसके बाद इसका प्रभाव कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। इसके बाद मापक में दो प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका रिचर्ड पैमाना। इस पैमाने को 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर या रिचर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह एक खुले सिरों वाला लघु गुणकीय पैमाना होता है, और इसमें भूकंप की माप 0 से 10 के पैमाने तक या भूकंप की जो तीव्रता है इसमें 0 से 10 तक मापी जाती है। अगला आपका है मर्केरी स्केल। इसकी खोज या इसका प्रतिपादन 1902 में इटली के भूवैज्ञानिक मर्केली ने प्रस्तुत किया था, और इस पैमाने में भूकंप के द्वारा किए गए नुकसान के आधार पर उसकी जो गहनता होती है भूकंप की माप की जाती है। अर्थात भूकंप से जितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर हम भूकंप के माप को निर्धारित करते हैं। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो है भारत के प्रमुख भूकंप जोन, कि भारत में कौन कौन से भूकंप जोन हैं या भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। तो जो भारत है आपका, इसको भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। जोन फर्स्ट, जोन द्वितीय, जोन तृतीय, चतुर्थ और जोन 5। जो आपका भूकंप है, या यदि भारत की बात करें तो भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित हैं। तो यदि देखें तो भारत को मुख्य रूप से 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। अब कौन कौन से आपके 5 भूकंपीय जोन हैं उनको इस चित्र के माध्यम से आप देखें। भारत के प्रमुख भूकंपीय जोन, भारत के प्रमुख भूकंपीय जोन, तो इसमें ये आपका भारत है, और भारत के जो 5 भूकंपीय जोन है, जोन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसमें जो आपका जोन प्रथम है यह इसे अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप की संभावना या भूकंप के आने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इसमें पहला है अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र। अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंपों की आने की संभावना ना के बराबर होती है, वो है आपका जोन प्रथम। इसके बाद जो जोन द्वितीय है वो है निम्न तीव्रता का क्षेत्र। निम्न तीव्रता का क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ही कम संभावना होती है कि भूकंप आ सकते हैं। तीसरा आपका जो क्षेत्र है मध्य तीव्रता का क्षेत्र। मध्य तीव्रता
का क्षेत्र। और जो चतुर्थ है आपका वो है अधिक तीव्रता का क्षेत्र। अधिक तीव्रता का क्षेत्र। और जो आपका पांचवा है इसे कहते हैं सर्वाधिक तीव्रता का क्षेत्र। सर्वाधिक तीव्रता का क्षेत्र। तो भारत के ये 5 भूकंपीय जोन हैं। जो पहला जोन है अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र, जो दूसरा जोन है आपका जोन है इसे निम्न तीव्रता का क्षेत्र, जो तीसरा है मध्य तीव्रता का क्षेत्र, चौथा है अधिक तीव्रता का क्षेत्र और जो पांचवा है आपका सर्वाधिक तीव्रता का क्षेत्र या इसे सर्वाधिक तीव्रता के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिसे सर्वाधिक तीव्रता के अंतर्गत रखा गया है, या भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूर्वोत्तर भारत है या उत्तर भारत के जो राज्य है आपके मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना रहती है या यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। दूसरा है आपका उत्तराखंड का क्षेत्र। उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आते हैं। इसके बाद नेपाल और जो भारत की बॉर्डर है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, गुजरात कच्छ का क्षेत्र। तो भारत के ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यदि प्रश्न आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में या कौन सा राज्य सर्वाधिक भूकंपीय जोन में अवस्थित है, तो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके सर्वाधिक तीव्रता का क्षेत्र या अधिक तीव्रता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि 3 और 4 की आपकी जो जोन है दोनों को एक साथ काउंट किया जाता है। इसके बाद जो आपका थर्ड है मध्य तीव्रता का क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत जो तीसरा आपका मध्य तीव्रता का क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर इनकी अपेक्षा थोड़े कम भूकंप आने की संभावना होती है। तो इसके अंतर्गत आपका जितने भी ये हिमालयी राज्य आपके हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का ये पूरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो हिमालय क्षेत्र की ओर है, बिहार का वो क्षेत्र जहाँ जो कि आपके हिमालय जहाँ पर हिमालय की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं या उसके नज़दीक का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मध्य तीव्रता का क्षेत्र या जो आपका जोन तृतीय है मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद यदि जो दूसरा है आपकी निम्न तीव्रता का क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप जो आपका मध्य तीव्रता का क्षेत्र है उससे कम पाई जाती है, उसके अंतर्गत आपके ये क्षेत्र पूरे भारत के क्षेत्र आपके जिसके अंतर्गत मध्य तीव्रता का क्षेत्र आता है। ये आपके जोन द्वितीय हो गया। और
जो आपकी निम्न तीव्रता का क्षेत्र है या अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र है। ये आपका जोन चौथा और पांचवा के अंतर्गत ये आते हैं। जोन तृतीय के अंतर्गत, जोन दूसरा और ये फर्स्ट। भारत के प्रमुख भूकंपीय जोनों को 4 क्षेत्रों 5 में बांटा गया है। यहाँ भारत में 5 भूकंपीय जोन हैं, जिसमें से पहला है अति निम्न तीव्रता का क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की संभावना न के बराबर होती है, वो आपकी ये क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है। दूसरा आपका निम्न तीव्रता का क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ संभावना होती है कि भूकंप आ सकते हैं। तो आपका जो ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर इस क्षेत्र को निम्न तीव्रता के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और जो तीसरा आपका है मध्य तीव्रता का क्षेत्र, उसके अंतर्गत आपका ये क्षेत्र है आपका जो मध्य तीव्रता के क्षेत्र या हिमालय जो राज्य है उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। चौथा व पांचवा अधिक तीव्रता का क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये आपका भूकंप का जो चैप्टर है या भूकंप के अंतर्गत जो कुछ भी या भूकंप के जितने पॉइंट या मुख्य बिंदु हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर हो गई है। तो ये यदि इनसे संबंध कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है बाढ़, कि भारत में जो बाढ़ है किस प्रकार की आपदा है, या जो भारत में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, या वो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ सर्वाधिक आती है। तो आप भूकंपीय क्षेत्र आपका पूरा हो गया। अगला टॉपिक है आपका बाढ़, या भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में बाढ़ सर्वाधिक आती है। बाढ़ मुख्य रूप से बाढ़ होती क्या है या किस कारण से आती है, या जो भारत में है अधिक बाढ़ होने का क्या कारण है। तो पहले तो जो बाढ़ है आपकी एक प्राकृतिक घटना है जो प्रतिवर्ष भारत के किन्हीं न किन्हीं राज्यों में आती रहती है। जैसे 2020 में मुख्य रूप से आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण या इन क्षेत्रों में अधिक बाढ़ आई है या प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। यहाँ पर कुछ कारण प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित कारण भी है जिनके कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ सर्वाधिक आती है। इसके अलावा यदि देखें कि बाढ़ होती क्या है, जो बाढ़ होती है यदि अतिवृष्टि हो जाए, क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है उस मौसम में पूरे साल की 75% तक वर्षा केवल 2 महीनों में होती है, जिसके कारण जो नदियां होती हैं उनको जल ले जाने की क्षमता उतनी नहीं होती है, जिसके कारण नदियों में बाढ़ उत्पन्न होती है। अब बाढ़ के प्रमुख कारण तो जो बाढ़ के कारण है मुख्य रूप से 2 कारण है आपके। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा आपका है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण दूसरा है आपका मानवीय कारण। जो प्राकृतिक कारण है ये मुख्य रूप से जैसे कहीं पर बादल फट जाए या बादलों का फटना या जहाँ पर भी बादल फटते हैं वहाँ पर अधिकतम बाढ़ की संभावना होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ साल पहले बादल फटे थे उस क्षेत्र में, तो वहाँ पर अत्यधिक भीषण बाढ़ का प्रकोप देखा गया था। बादलों के बाद अगला कारण है
बाढ़ धारण करने की क्षमता, अर्थात जो नदियाँ होती हैं उनकी बाढ़ धारण करने की क्षमता किन्हीं नदियों की कम होती हैं या बाढ़ धारण करने की क्षमता का घटना तटीय क्षेत्रों में चक्रवात। अगला है आपका तटीय क्षेत्रों में चक्रवात। भारत के जो भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवात आने के कारण भी बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि चक्रवात अपने साथ वायु की तीव्र गति के साथ साथ वर्षा या उन चक्रवातों में नमी होती है। जब वो थल के संपर्क में आते हैं तो वहाँ बादल बन के ये वर्षा करते हैं, या जो चक्रवात होते हैं उनसे भी चक्रवाती वर्षा होती है। इसका अगला कार्य है वनों की कटाई। वनों की कटाई तो ये मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक कार्य हैं जिनमें बादलों का फटना, बाढ़ धारण करने की क्षमता या क्षेत्र का घटना, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, वनों की कटाई, क्योंकि वनों की कटाई के कारण भी बाढ़ के क्षेत्र में या बाढ़ का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता जा रहा है। अगला है आपका मानवीय कारण कि कौन कौन से वो मानवीय कारण हैं जिनसे कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बांध निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण करने से जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो नदियाँ हैं उनके जल स्तर में वृद्धि होती है, और जब बरसात आती है वो जल या जो नदियों के संग्रहित जल है वो छोड़ना पड़ता है, जिससे कि जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगला है नदी व तालाबों। नदी और तालाबों के क्षेत्र में रिहायशी या बस्तियों निर्माण के तटबंधों पर रिहायशी इलाकों का निर्माण। तो ये आपके प्राकृतिक कारण हैं और मानवीय कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में बादलों का फटना, बाढ़ धारण करने की क्षमता का कम होना, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, वनों की कटाई। मानवीय कारण बांध निर्माण, नदी और तालाबों के तटबंधों पर रिहायशी इलाकों या बस्तियों का बनना, वह भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण होता है या जिनके कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखें भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आती है। जो भारत का पूर्वोत्तर भाग जो आपका भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से बाढ़ आने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ से या इस क्षेत्र में हिमालयी नदियाँ अधिक होने के कारण जो सदा या जिनमें वर्ष भर जल रहता है, और जो बरसात के मौसम में इनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इनसे लगा हुआ जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो नदियाँ आती हैं जैसे गंगा, यमुना, ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें आपकी रामगंगा, गोमती, घग्गर, कोशी, गोमती, घग्गर, कोशी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र
या जो नदियां हैं हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है, परंतु जब बरसात का मौसम आता है तो इनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतम बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि जब ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं तो अपने साथ पत्थर बजरू मिट्टी लाती हैं जो इनके क्षेत्रों में जम जाती हैं और जो आने वाले समय में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण होते हैं। तो ये आपकी उत्तर भारत का क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक या प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। तो दूसरा क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपकी ब्यास, सतलुज और तापी। ब्यास, सतलुज और आपकी तीसरी नदी आपकी मुख्य इसमें है चिनाब। ब्यास, चिनाब और रावी ये वो नदियां हैं जहां पर या इस क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं। अगली नदी है आपकी बनास, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, रूपेन। ये वो क्षेत्र है जहां पर या भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ इन नदियों के कारण एक मौसम या एक विशेष मौसम में बाढ़ आती है। तो यदि बाढ़ की बात देखें कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना सबसे अधिक होती है, उत्तर भारत में आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, इन क्षेत्रों में ब्यास, रावी, चिनाब आदि नदियों के कारण बाढ़ आती है। वहीं जो पूर्वी उत्तर भारत है आपका, यहाँ पर गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के कारण इन क्षेत्रों में बरसात के मौसम में या जो आपकी वर्षा होती है उस समय जो मैदानी एरिया है यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बाद जो पश्चिम भारत है आपका, बनास, रूपेन, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, इन नदियों के कारण भी जब इस क्षेत्रों में वर्षा होती है तो इन नदियों की जल धारण करने की क्षमता कम होने के कारण यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है। और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर जो बाढ़ है यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे आपका तमिलनाडु हुआ, यहाँ पर ठंडियों में बरसात या ठंडियों में अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर बाढ़ आती है, जिसका मुख्य कारण है जो मानसून लौटता हुआ मानसून है, जिसके कारण भी जो आपका तमिलनाडु क्षेत्र है इस क्षेत्र में वर्षा होती है। पहला आपका बाढ़ हो गया, बाढ़ के कारण कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बाढ़ नियंत्रण के उपाय सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सरकार थी उसके द्वारा 1945 में केंद्रीय जल आयोग का गठन। 1945 में केंद्रीय जल आयोग का गठन। जो आपका 1945 है यहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया। यह मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण और प्रबंधन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। 1945 केंद्रीय जल आयोग बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण व प्रबंधन का कार्य ये करता है। इसी के बाद 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन। ये जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है यह मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में आने वाली बाढ़ें हैं उनके लिए बनाया गया था। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन। बाढ़ आयोग का गठन। इसके बाद 1980 के बाद जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं
पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। इसके बाद 2012 में राष्ट्रीय जल नीति। बाढ़ का कारण प्राकृतिक कारण होते हैं, मानवीय कारण। आपके बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम: 1945 में केंद्रीय जल आयोग का गठन, 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन, 1980 में एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2002 से 2007 तक रही, यहाँ पर एक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्ताव डाला गया। और जो तीसरा आपकी है 2012 में राष्ट्रीय जल नीति को लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण था। ये थे आपके बाढ़ नियंत्रण के प्रमुख उपाय। इसके अलावा भी 3 प्रकार के कार्य और सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई का अर्थ होता है कि बाढ़ आने की स्थिति में कौन से कदम उठाने चाहिए, जैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, बाढ़ क्षेत्रों में नौकाओं या जो नौका हैं उनका उपलब्ध कराना, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी ऊंचाई के स्थान पर ले जाना। ये कार्यक्रम जो बाढ़ नियंत्रण में तुरंत कार्रवाई के अंतर्गत किया जाता है। यदि बाढ़ आती है तो इस स्थिति में पहले हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है आपका अल्पकालिक उपाय या अल्पकालिक कार्रवाई, यानी जैसे जो बरसात का सीजन है उससे पहले सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनके माध्यम से बाढ़ को नियंत्रण में लाया जा सके। जिसके अंतर्गत यदि जो आपकी नदी है उनके दोनों तटबंधों पर या जो नदी के दोनों तटबंधों को दीवार का निर्माण करना, दोनों तटबंधों पर बाढ़ क्षेत्रों में नालियों का निर्माण करना, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बताना कि उन्हें कोई भी ऊंचा स्थान मिले वहां पर मुख्य रूप से अपने घर का निर्माण कराएं। और तीसरा है आपका दीर्घकालिक उपाय, अर्थात जिनका कार्य या जो दीर्घकालिक उपाय होते हैं उनको कई वर्षों पहले कर लिया जाता है। जैसे यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर बांधों का निर्माण करना, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर नहरों का निर्माण करना आदि। ये बाढ़ प्रबंधन के मुख्य रूप से आयाम हैं या उपाय हैं जिनको सरकार द्वारा किया जाता है। जिसमें 45 में केंद्रीय जल आयोग का गठन, 80 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन, 1980 में ही राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन, 10वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। इसके बाद 2012 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। और बाढ़ के समय मुख्य रूप से 3 प्रकार की कार्रवाई। पहली आपकी तुरंत कार्रवाई की यदि बाढ़ किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है तो उस समय कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो पहला है लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाना, दूसरा है बाढ़ क्षेत्रों में नौकाओं का प्रबंधन कराना, तीसरा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था करना। ये आपका आता है तुरंत कार्रवाई क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा है आपका अल्पकालिक कार्रवाई या अल्पकालिक उपाय कि हमें बाढ़ आने से पहले कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। जैसे नदी के दोनों तटों पर दीवार का निर्माण करना, बाढ़ क्षेत्रों में नालियों का निर्माण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को ऊंचाई पर घर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना। ये आपका अल्पकालिक उपाय या कार्रवाई है। और जो आपका तीसरा है दीर्घकालिक उपाय, यानी कि हमें लंबे समय पहले ही या वर्षों पहले ही किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है तो वहाँ पर कुछ
या कुछ उपाय पहले से कर लेने चाहिए, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बांधों का या नदियों पर बांध का निर्माण कर लेना चाहिए, या बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर नहरों का निर्माण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। तो ये था आपका बाढ़ का टॉपिक, किन क्षेत्रों में आता है, कौन कौन से कारण हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय या कदम अपनाए गए हैं जिससे कि हम बाढ़ को नियंत्रण में ला सकें। इसके बाद आपका आपदा के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है आपका जो है सूखा। आपकी आपदा जो आपकी सिलेबस में है मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपदाओं का वर्णन वहाँ करना है हमें। पहला है आपका भूकंप के बारे में, दूसरी है आपकी बाढ़ और तीसरी है आपका सूखा। जिसमें से आपका भूकंप और बाढ़ से संबंधित जो जानकारी आपको या जो आपका भूकंप और बाढ़ का टॉपिक है ये खत्म हो गया। जो आपका सूखा है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सूखा। इसके अंतर्गत सूखे की परिभाषा, आने के कारण और भारत में कौन कौन से सूखे हैं जो या जिनने एक भीषण रूप धारण कर लिया जिसके कारण जान माल की या धन की हानि हुई है। तो ये आपके आपदा का है। इसके बाद आपदा के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी एक्ट या कानून लाए गए हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही आपका जो आपदा का टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आपका सूखा और एक्ट वगैरह आपकी अगली क्लास में पूरी करा दी जाएंगे। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से
उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीवी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।